नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा 2024 का डंका बज चुका है। इसी को लेकर हमारी पब्लिक एशिया की नेशनल एडिटर स्वाति वर्मा ने मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से खास बातचीत की। चलिए आपको दिखाते हैं खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस ऐसी शख्सियत जिनका नाम ही उनका परिचय है। तो आइए आपको मिलवाती हूँ। मेरठ हापुड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार 3 बार सांसद हैं और साथ ही वो गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो स्वागत है सर राजेंद्र अग्रवाल जी सर आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू सर मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नहीं, मैं एकदम सामान्य पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति हूँ और मेरी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी है। मैं प्रारंभ से इस संघ से जुड़ गया था जो छोटी आयु का था और उसके बाद मैंने 1970 में एमएससी किया। 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ा है भी। उसके बाद मैं संघ का जिसको प्रचारक कहते हैं, होल टाइमर कहते हैं, वो रहा मैं फॉर 13 ईयर, 13 साल 84 तक। तो लेकिन वो जो सामाजिक कार्य के जो संस्कार हैं या स्वभाव है वो वहीं से मुझको मिला और वहाँ से लौटने के पश्चात मैं प्रचारक जीवन से वापस आ गया 84 में। फिर मैं अपने परिवार में रहा, व्यवसाय में रहा, संघ का भी काम करता रहा। 97 ऑनवर्ड्स मैं भाजपा में हूँ और 2009 में मुझको भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ हापुड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए मुझको आदेश किया तो मैं लड़ा। जनता के आशीर्वाद से मैं जीता और लगातार 3 बार जनता मुझको निरंतर आशीर्वाद दे रही है और मैं सांसद। राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरी पृष्ठभूमि सामाजिक है तो उस नाते मैं सक्रिय तो रहता ही था। और आपको ये बात भी जरूर जानकारी होगी कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो संघ के कार्यकर्ता रहते हैं बहुत बार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी जाते हैं। कई बार कोई लोग आग्रह भी करते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में चले जाइए। तो उस नाते मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर गया और ऐसा कह सकते हैं कि संयोगवश मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पहुंचा। मैं फिर मैंने वहाँ भी मैंने बहुत वर्षों तक संगठन का ही काम किया और यानी 97 से लेकर के और 2009 तक लगभग 12-13 वर्ष मेरे पास संगठन के विभिन्न दायित्व रहे। बाद में फिर मुझको चुनाव लड़ने का अवसर मिला और जनता ने मुझको अपना आशीर्वाद दिया। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर कोई ना कोई कभी ना कभी किसी भी टाइम आपके पास आ जाता होगा, तो आप वो सब कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए, दिनचर्या थोड़ा सा डिमांडिंग तो जरूर होती है जनप्रतिनिधि की, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी समय कोई व्यक्ति आ जाता है। कुछ समय तो जनता जनार्दन भी दे देती है। नॉर्मली मैं 6, सवा 6 बजे उठता हूँ मैं और इसके बाद अपनी प्रातः के जो भी व्यायाम है या अन्य सब चीज़ें कर करा करके मैं 9 बजे, 8:30, 9 बजे करीब तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद मेरा जरूर है कि रात को 11, साढ़े 11 तक मेरा काम या कुछ भी व्यस्तता वो चलती रहती है। फिर मैं अपने विश्राम के लिए प्रस्तुत हो जाता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। ठीक है, समय तो देना ही पड़ता है और थोड़ा सा मेरे बैठने के समय मैंने निश्चित कर रखे हैं। माने जनता जनार्दन यदि मिलना चाहती है तो जिसको हम लोग जनसंवाद कह देते हैं, तो मैं मेरठ में भी एक निश्चित दिन पर बैठता हूँ, फिर हापुड़ में निश्चित दिन पर बैठता हूँ, वहाँ लोग मिल लेते हैं। और उसके अलावा भी यदि किसी को मिलना हो तो सवेरे तो मैं मिल ही लेता हूँ, कोई अपॉइंटमेंट लेकर के भी मिल सकता है, तो मैं उपलब्ध रहता हूँ। कुल मिलाकर के मैनेज हो जाता है, ऐसे कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत आते होंगे, बहुत सी रुकावटें आती होंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेजर 2-3 चैलेंजेस जो सच में आए हों और उनको आपने कैसे ओवरकम किया? नहीं, चैलेंजेस समय की दृष्टि से तो ऐसे खास नहीं होते हैं। वो थोड़े बहुत उनकी, देखिए, ये बात जरूर है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आकस्मिकता का बड़ा एक एलिमेंट होता है। अचानक कोई व्यस्तता आ जाए तो आपको मैनेज करना होता है। लेकिन आप यदि जनता के साथ सीधे जुड़े हुए हैं तो उन चीज़ों को भी सब लोग समझते हैं, तो ऐसे कोई बड़े मेजर चैलेंज नहीं आते हैं। आप निरंतर काम करते रहिए, अच्छे मन से काम करते रहिए, तो कुछ चीज़ें जरूर ऐसी रहती हैं कि अपेक्षा होती है नहीं पूरी हो पाती, परंतु आपकी यदि विश्वसनीयता है तो लोग भरोसा भी करते हैं और प्रतीक्षा भी करते हैं। राजनीति के साथ साथ बिजनेस भी शायद आप करते हैं या रहे हैं, तो दोनों ही
बहुत वक्त मांगते हैं और बहुत ही चैलेंजिंग है। इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि परिवार भी साथ में है, तो कैसे आप अपने परिवार को समय देते हैं? नहीं देखिए, मेरे पास मेरा जो है जो पारिवारिक जो काम है, जो 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से चल रहा था कह लीजिए, अब तो वो हैंडलूम का है। हम लोग हैंडलूम के क्षेत्र में काम करते हैं, तो मेरे भाई वगैरह भी उसी में साथ में हैं। तो जब तक मेरे पास संगठन की जिम्मेदारी थी तो मैं संगठन के लिए समय निकालता था, कुछ व्यापार के लिए भी समय निकाल लेता था। मेरा परिवार के लोग, मेरे भाई वगैरह मुझको इस मामले में सहयोग करते थे बराबर। परंतु 2009 के बाद वो क्रमशः समय देना बिल्कुल बंद हो गया, और अब तो मैंने अपने को बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर भी और कारोबार से अपने को मुक्त कर लिया है। और जो छोटे भाई हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार 3 बार सांसद होना, इसका मूल मंत्र क्या है? नहीं देखिए, आप यदि परिश्रमी हैं और आप यदि ईमानदार हैं, और तीसरी बात आप यदि कहें कि यदि आप जो है जनता से आपका संपर्क है सीधा, तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है, एंटी इनकम्बेंसी मैनेज हो जाती है। अब उदाहरण तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोदी जी का उदाहरण यही तो उदाहरण है कि मोदी जी लगातार 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो बराबर जनता के हित में निरंतर काम करते रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, और इसी कारण से उनका तीसरा टर्म भी निश्चित ही है। जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। सब लोग इस बात पर टिप्पणी भी करते हैं कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जिनकी प्रो इनकम्बेंसी है। तो वो तो बहुत बड़ा उदाहरण मैंने कहा, लेकिन तो भी यदि सामान्य स्तर के ऊपर व्यक्ति थोड़ा अपना व्यवहार ठीक रखे, लोगों से मिलता जुलता रहे, और समाज के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को हल करता रहे, विकास के कामों को देखता रहे, तो सब समझती है। ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती, जनता भी सीमाएं समझती है कि मान लो सांसद निधि है या अन्य चीज़ें हैं, सरकार अपनी है कि सरकार किसी और की है, ये सब सीमाएं समझती है। यदि सांसद या जनप्रतिनिधि प्रामाणिक है, परिश्रमी है, संवेदनशील है, लोगों के बीच में मिलता रहता है, तो बहुत कठिनाई नहीं होती। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसी के कारण से जनता ने लगातार तीसरी बार मुझको आशीर्वाद दिया है। देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं देखिए, अब फिर चुनाव आ रहे हैं, और ये चुनाव हमेशा चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, पर ये चुनाव इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 10 साल के अंदर राजनीति का जो चित्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। एक सेवा की राजनीति शुरू हुई है, एक मिशन की राजनीति शुरू हुई है, गरीबों के कल्याण की राजनीति शुरू हुई है। वो राजनीति और आगे बढ़े, और जिसको माननीय मोदी जी कहते हैं विकसित भारत का हम एक स्वप्न देखते हैं, उसको पूरा करने का संकल्प हम लेते हैं, वो पूरा हो। इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जनता जो अनावश्यक नारे लगाने वाले दल हैं उनके भ्रमजाल में न फंस करके काम को देखे, काम के आधार पर वो मतदान करे। और क्योंकि मैं भाजपा का मैं सांसद हूँ, इसलिए ये भी कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दे, माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। देश की जो राजनीति का प्रारूप बदला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, प्रारूप बदलने का जो बदला है वो तो सबको दिखाई देता है। पहले सामान्यतः वोट बैंक की राजनीति रहती थी, राजनीति दल अपना गणित लगाते रहते थे कि 10% इसके वोट मिल जाएंगे, 5% इसके वोट मिल जाएंगे, ऐसा गणित लगा करके वो चुनाव के अंदर जीत हासिल करते थे। विकास की राजनीति करने का यदि काम एक व्यापक स्तर के ऊपर किसी ने किया तो मोदी जी ने। एक आध पहले अपवाद होगा अटल जी के समय का, या अन्य एक आध और अपवाद भी हो सकता है। तो राजनीति की दिशा को इस रूप में मोदी जी ने बदला, और सबका साथ सबका विकास ये केवल कहा ही नहीं, वैसा उन्होंने व्यवहार भी किया। तो केवल वोट कौन दे रहा है, कौन सा वर्ग दे रहा है, कौन सा वर्ग वोट नहीं दे रहा है, इसके आधार पर संसाधनों का वितरण उन्होंने नहीं किया। जो गरीब है, कोई भी है, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला है, किसी भी वर्ग का है, किसी जाति धर्म का है, वो अधिकारी है सुविधाओं को प्राप्त करने का। तो एक प्रकार से उन्होंने देश की राजनीति का दोनों दृष्टि से अर्थ बदला है। एक तो उन्होंने देश के विकास के साथ उसको जोड़ा, और दूसरे उन्होंने सारे जो वोट बैंक की राजनीति उसको समाप्त करके सबका साथ सबका विकास का ये मंत्र लेकर के सबको साथ जोड़ने का प्रयास किया। महिलाओं को और मजबूत करने के लिए, उनको सशक्तिकरण देने के लिए आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाले समय में क्या और नया करेंगे या करने का आपका विचार है? नहीं देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पर कोई स्वतंत्र नीतियां नहीं बन पाती हैं। नीति तो सरकार ही बनाती हैं, और उनका एग्जीक्यूशन ठीक प्रकार से हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, उनका जो क्रियान्वयन है वो भले ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, ये एक चिंता करने की बात होती है। वो तो होता ही है। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर
महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मोदी जी सरकार ने कितने काम किए, मैं उनको गिनाना शुरू करूं, जनधन खाते से या स्वच्छता से, शौचालय से या उज्ज्वला से, हमने बहुत सारे विषय हैं, सुमंगला योजना है या मकान बनवाना है, उसके अंदर उनको प्राथमिकता देना इत्यादि इत्यादि। तो एक तो वो काम सारे हों। स्थानीय स्तर के ऊपर ये जरूर होता है कि मान लीजिए हमारे जो सरकार के कार्यक्रम ठीक से एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी चिंता करना। और सांसद निधि के अंदर भी जैसे मैं ये बात करता भी हूँ कि यदि कोई गर्ल्स कॉलेज का, गर्ल्स स्कूल का कोई व्यक्ति आता है, कोई मुझसे कोई मदद मांगता है और निधि के द्वारा वो संभव है, कोई कमरा बनवाना है, कोई लेबोरेटरी बनवानी है, कोई लाइब्रेरी बनवानी है, तो उसको मैं सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के उस काम को करता हूँ। बाकी तो अनेक प्रकार के जन जागरण के कार्यक्रम है, उनके बीच में जाना, उनको प्रोत्साहित करना, हमारे खिलाड़ी हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे और किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जाना, उनकी समस्याओं को हल करना, वो एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन से ही जुड़ी हुई वो चीज़ें हैं। तो यही हम लोग करते हैं। आने वाले 2024 के चुनाव की क्या तैयारी है आपकी, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2 शब्द आपकी तरफ से? देखिए, तैयारी भारतीय जनता पार्टी 12 महीने करती है। हम लोग बूथ स्तर पर निरंतर सक्रिय रहने वाली हम पार्टी हैं और केवल चुनाव के लिए हम सक्रिय नहीं होते। कोरोना का संकट आया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को खतरे में डाल करके भी सेवा का काम भी किया। तो हम हमेशा सक्रिय रहते हैं, बूथ के स्तर पर सक्रिय रहते हैं। तो आज चुनाव आ गया है, आज भी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हुई है, अधिवेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें भी ये बात तो निकली कि हम 12 महीने काम करते हैं। लेकिन हाँ, अब चुनाव के लिए विशेष रूप से जो आने वाले 100 दिन हैं उसमें संकल्पित होकर के हम प्रत्येक व्यक्ति तक जाएं, उस तक पहुँचें, मोदी जी का संदेश उस तक पहुँचाएं, कामों को पहुँचाएं और उसके आधार पर जनता से एक बार फिर आशीर्वाद मांगे, तो ये होगा। तो हमारी तैयारी पहले से चल रही थी, उसको एक विशेष गति हम लोग इस वक्त उसको प्रदान करेंगे और उसके आधार पर निश्चित रूप से ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में तो हमने 80 सीट का लक्ष्य रखा है। तो 2-4 सीट हम नहीं भी जीत सकते हैं, परंतु 75 हम जरूर पार करेंगे और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हम 370 भाजपा और 400 एनडीए जो हमने लक्ष्य तय किया है। और हमारी रणनीति है, उसके लिए हम रणनीति बना करके कोई लक्ष्य तय करते हैं, केवल हवा में कुछ कह दिया वैसा हम नहीं करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 370 और 400 का सीट का जो है उसको हम पार जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, देखिए मैंने प्रारंभ पहले भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति का चित्र बदला है अपने जो विजन के आधार पर, अपनी परिश्रम के आधार पर, अपने जो है सब प्रकार से जो उनकी कार्यक्रम है उनके आधार पर उन्होंने बदला है। एक वोट बैंक की राजनीति चलती रहती थी, विकास की तरफ ध्यान कम था। अभी तक जो है अपने घर भरना यानी परिवारवाद की राजनीति चलती रहती थी, सेवा भाव नहीं था। उन्होंने दोनों चीज़ों को प्रधानमंत्री जी ने बदला है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई आरोप प्रधानमंत्री जी पर, उनकी सरकार पर नहीं है। तो उन्होंने देश की राजनीति का चित्र बदला है और आज लोग भी, अन्य दल भी काफ़ी हद तक उन विषयों को लेकर के चलने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन तो भी उनकी अपनी डगर है, वो नहीं कर पा रहे उनको विपक्ष के दल, परंतु प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल डाला है। धन्यवाद सांसद जी, आपका कीमती समय देने के लिए। और पब्लिक एशिया परिवार की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक बार फिर से सांसद भी बने और मंत्री भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए आपका मैं आभारी हूँ।